नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की तैयारियां पूरी। कड़ी सुरक्षा के बीच कल सुबह 7 बजे से वोटिंग। 58 सीटों के लिए 623 उम्मीदवार मैदान में। उत्तराखंड में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। एथिक्स, इकोनॉमी और एनवायरमेंट पर जोर। प्रियंका गांधी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र किया जारी। देश में वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा की घटनाओं में 70% से ज्यादा की कमी। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री का बयान। दोनों सदनों में आम बजट पर चर्चा जारी। कोविड टीकाकरण अभियान में देश को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल। 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज। अब तक कुल 171 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण। कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स का विरोध प्रदर्शन जारी। केंद्र सरकार ने जारी की भारतीयों के लिए एडवाइजरी। नागरिकों को सतर्क और चौकस रहने की दी सलाह। और अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन में पहले बात करेंगे विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल के लिए मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान सवेरे 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। पहले चरण के तहत राज्य के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण के चुनाव में कुल 623 उम्मीदवार मैदान में हैं और इस चरण में 2.27 करोड़ मतदाता हैं। पहले चरण में जिन जिलों में मतदान होगा वे सभी प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के हैं। इस चरण में शामली, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिलों में मतदान होगा। इस चरण में प्रदेश सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा, सुरेश राणा, संदीप सिंह, कपिल देव अग्रवाल, अतुल गर्ग और चौधरी लक्ष्मी नारायण के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहले चरण की 58 सीटों में से 53 पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को 2-2 सीटें मिली थी। राष्ट्रीय लोकदल का भी एक प्रत्याशी जीता था। चुनाव में सभी 26,027 मतदेय स्थलों हेतु मतदान के लिए आवश्यक ईवीएम एवं वीवीपैट तथा अलग अलग जनपदों में पर्याप्त मात्रा में रिजर्व ईवीएम एवं वीवीपैट की व्यवस्था भी की गई है। मतदेय स्थलों पर थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस मास्क, फेस शील्ड, पीपी किट, साबुन, पानी हाथ धोने के लिए इत्यादि की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए लखनऊ में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। इसे उन्नति विधान जन घोषणा पत्र 2022 का नाम दिया गया है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश चुनावी प्रचार के जारी किए गए इस घोषणा पत्र में किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई बड़े वादे किए हैं। लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि हमने दूसरी पार्टियों की तरह अन्य पार्टियों के सुझाव लेकर अपने घोषणा पत्र में नहीं डाले हैं, बल्कि हमने इसमें जो भी डाला है वो जनता की ही आवाज है। किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। 2500 में गेहूं, धान और 400 में गन्ना खरीदा जाएगा। बिजली बिल सबका हाफ किया जाएगा। कोरोना काल में जिस का बकाया है वो साफ किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। जिस को कोरोना से सबसे ज्यादा आर्थिक मार पड़ी उन परिवारों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दृष्टि पत्र के नाम से इसे जारी किया है। दृष्टि पत्र 2022 नाम से जारी घोषणा पत्र में प्रदेश को अगले 5 साल में आदर्श राज्य बनाने के लिए विकास का रोड मैप बताया गया है। घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने आधारभूत विकास, पर्यटन, कृषि, बागवानी, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, डेयरी विकास आदि लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया है। नितिन गडकरी ने कहा कि घोषणा पत्र में एथिक्स, इकोनॉमी और इकोलॉजी 3 मुख्य स्तंभ हैं। हम उत्तराखंड की देवभूमि को और हमारे देश के लिए बलिदान करने वाली ये वीरों की भूमि है। इस भूमि को दुनिया का सबसे आदर्श ऐसा सुखी, समृद्ध, संपन्न राज्य बनाने का एक संकल्प आज हमारी पार्टी ने इसमें किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत चौफेर विकास हो रहा है।
आइए बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर गोवा के मायम निर्वाचन क्षेत्र में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उनके साथ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। अमित शाह ने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के केदारनाथ में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि त्रासदी के समय भी कांग्रेस ने प्रदेश को उजड़ा हुआ छोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने यहां विकास की नई कहानी लिखी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के लोगों को 3 एलपीजी सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध कराने का वादा किया है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के दृष्टिपत्र में महिला, युवा, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन सभी को शामिल किया गया है। उत्तराखंड कांग्रेस ने चौथा श्वेत पत्र जारी करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने बीजेपी पर युवाओं से रोजगार छीनने, शिक्षा का बंटाधार करने और महिला अत्याचारों में बढ़ोतरी का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 1000 करोड़ रुपए के शौचालयों के निर्माण का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि इस योजना को पिंक योजना के नाम से चलाया जाएगा। साथ ही होली और दिवाली पर 2 रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खराब मौसम के चलते रामपुर के लोगों को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रामपुर में 5 साल पहले आतंक और गुंडागर्दी का राज था। आज लोग विकास के बारे में सोच रहे हैं। समाजवादी पार्टी के टिकट पर अमेठी जिले की जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भर चुकी रचना कोरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने रविवार को ही अमेठी के जगदीशपुर विधानसभा सीट से अपने प्रत्याशी को बदल दिया था। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी विवाद और ब्लैकमेलिंग की वजह से खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप भी लगाया। शिरोमणि अकाली दल ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के एक वीडियो को लेकर चुनाव आयोग से आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत भी की है। अरविंद केजरीवाल पर अकाली दल के समर्थकों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। देश में पिछले 12 साल में वाम उग्रवाद की हिंसक घटनाओं में 70% से ज्यादा कमी आई है। राज्यसभा में जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री ने कहा कि 2009 में वाम उग्रवाद की 2258 घटनाओं की तुलना में 2021 में ये केवल 509 रही। गृह राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि ऐसी घटनाओं के कारण 2021 में आम नागरिक और सुरक्षा बलों की मौत के आंकड़े में 2010 की तुलना में 85% की कमी आई है। 2021 में 147 मौतें हुई, जबकि 2010 में यह संख्या 1005 थी। उन्होंने कहा कि वाम उग्रवाद वाले जिलों की संख्या 2021 में घटकर 46 रह गई, जबकि 2010 में यह संख्या 96 थी। हिंसा की घटनाओं में 70% की उल्लेखनीय कमी आई है, जो वर्ष 2009 के 2028 के उच्चतम स्तर से घटकर 2021 में 509 हो गई है। 509। राज्यसभा में आम बजट पर चर्चा जारी है। आज कई सदस्यों ने बजट पर अपने विचार और प्रस्ताव रखे। विपक्षी दलों ने आम बजट को जमीनी सच्चाइयों से कटा हुआ करार दिया। उन्होंने कहा कि देश में व्याप्त असमानता, बेरोजगारी और महंगाई, कृषि और असंगठित क्षेत्र की समस्याओं को कम करने के लिए कोई ठोस घोषणा नहीं की गई है। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि सरकार की ओर से बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई पहल की गई है। रोड के सेक्टर में we will be spending 2,42,000 crore. That is the highest ever expenditure in the road sector, and we will be building 25,000 national highways in the year 2023. But there were certain words which are missing. What were those? Unemployment, poverty, food security, informal sector, migrants, daily wages.
उधर लोकसभा में भी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पर चर्चा जारी है। विपक्षी दलों के कुछ सदस्यों ने बजट को कृषि विरोधी बताते हुए इसमें गरीबों और दलितों के लिए कोई योजना नहीं होने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट बढ़ाने की जरूरत बताई है। वहीं बीजेपी सदस्यों ने बजट को समावेशी बताया है। उन्होंने कहा है कि आम बजट अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और गति देने वाला है। Sir, aspirational district program which was made for backward districts to improve the quality of life of citizens has shown remarkable improvement in a very short span. Please increase the funding for roads and tunnels. We need these very badly. This will make people's connection easier and the state will improve. और आज की खबर में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राज्यों से जुड़ी हुई खबरें, साथ ही जानेंगे क्या है न्यूजीलैंड सरकार की सख्त कोविड महामारी नीतियों के विरोध में प्रदर्शन का असर, और आखिर क्यों कनाडा में रहने वाले भारतीयों के लिए केंद्र सरकार को जारी करनी पड़ी एडवाइजरी। आप देखते रहिए संसद टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज से राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के साथ ही शुरू हुआ। राज्यपाल ने पिछले 3 साल में किए गए विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार को बधाई दी। भारत रत्न लता मंगेशकर, सीडीएस जनरल बिपिन रावत और विधायकों के लिए शोक अभिव्यक्ति के बाद सदन की कार्रवाई बृहस्पतिवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्व सहायता समूह के सदस्यों को 300 करोड़ रुपए का बैंक ऋण वितरित किया है। साथ ही उन्होंने कुछ जिलों के स्व सहायता समूह सदस्यों से वर्चुअल संवाद भी किया। महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने मुंबई के दादर चौपाटी में व्यूइंग डेक का उद्घाटन किया। इसका नाम माता रमाबाई अंबेडकर स्मृति व्यूइंग डेक होगा। डेक पर पर्यटक आकर बैठ सकते हैं, योगा कर सकते हैं और समुद्र का नजारा भी देख सकते हैं। त्रिपुरा सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण का विशेष अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने अगरतला शहर के बाहरी इलाके में बांकुमारी सूचना केंद्र में इस अभियान का शुभारंभ किया। असम विधानसभा का बजट सत्र 14 मार्च से शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल ने 14 मार्च को सुबह 9:30 बजे से बजट सत्र के लिए विधानसभा को बुलाया है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री अजंता नियोग बजट पेश करेंगे। दिल्ली जल बोर्ड के 700 संविदा कर्मी स्थायी हो गए हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक कार्यक्रम में इन्हें स्थायी सेवाओं का प्रमाण पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि वो दूसरे विभागों के कर्मचारियों को भी पक्का करना चाहते हैं, लेकिन उसका अधिकार उनके पास नहीं है, केंद्र के पास है। हिजाब मामले की सुनवाई कर रही एकल पीठ ने मामले को कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया है। एकल पीठ ने कहा है कि ये मामले पर्सनल लॉ के कुछ पहलुओं के मद्देनजर बुनियादी महत्व के कुछ संवैधानिक सवालों को उठाते हैं। हिजाब विवाद के चलते कर्नाटक में सभी स्कूल कॉलेज 3 दिन तक बंद कर दिए गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने छात्रों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। उग्र होते प्रदर्शन को देखते हुए शिक्षण संस्थानों के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। नागपुर में आरटीओ ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए वर्चुअल प्रैक्टिस की व्यवस्था की है। यहां व्यवस्था नागपुर के तीनों आरटीओ सिटी, ईस्ट और रूरल में की गई है। यहां 2-2 सिमुलेटर दिए गए हैं, जिससे ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने वाले आवेदकों को दिक्कत नहीं होगी। कोविड टीकाकरण अभियान में देश ने आज एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। देश भर में 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के 1 करोड़ से अधिक किशोरों को अब तक कोविड के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं 5 करोड़ से अधिक किशोरों को टीके की पहली खुराक भी दी जा चुकी है। वहीं देश में अब तक कुल 171 करोड़ से अधिक टीकाकरण किया जा चुका है, जिसमें 1.5 करोड़ से अधिक प्रिकॉशन खुराक भी शामिल है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स और सोनेटाइज रिसर्च ने कोविड-19 संक्रमित वयस्कों के इलाज के लिए
नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे को बाजार में उतारा है। ये स्प्रे उन वयस्कों के लिए है जिनके संक्रमित होने पर गंभीर रूप से बीमार होने का खतरा अधिक है। भारत में इस दवा को फेबी स्प्रे के नाम से बाजार में उतारा गया है। गुजरात में अहमदाबाद की विशेष अदालत ने 2008 में सिलसिलेवार विस्फोटों के मामले में सजा सुनाए जाने पर मुकदमे की सुनवाई 11 फरवरी तक स्थगित कर दी है। बचाव पक्ष के वकील ने अभियुक्तों को सजा सुनाने के लिए 3 सप्ताह का समय मांगा और अदालत से अपील की कि वो अभियुक्तों को सजा सुनाए जाने से पहले उनकी शिक्षा और दूसरी पृष्ठभूमि पर गौर करे और उन्हें सुधरने का एक मौका दे। विशेष अदालत ने इस मामले में कुल 49 आरोपियों को दोषी करार दिया था और इन विस्फोटों में 56 लोगों की जान गई थी और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए सेकेंड टर्म की बोर्ड परीक्षा 26 अप्रैल से ऑफलाइन मोड में आयोजित करेगा। सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि बोर्ड ने विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा के बाद और देश में COVID-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दूसरे सत्र की बोर्ड परीक्षा केवल ऑफलाइन मोड में आयोजित करने का फैसला लिया है। परीक्षा की डेट शीट जल्द ही जारी की जाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के 6 दिवसीय दौरे पर कल रवाना होंगे। विदेश मंत्री के रूप में 10 से 13 फरवरी तक ऑस्ट्रेलिया की उनकी पहली यात्रा होगी। वहीं 13 से 15 फरवरी तक विदेश मंत्री की फिलीपींस की यात्रा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की 3 बैटरी खरीदने को लेकर भारत के साथ 37.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर रखने के 2 सप्ताह बाद होने वाली है। वो ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के अपने समकक्षों के साथ मेलबोर्न में 11 फरवरी को चौथी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी भाग लेंगे। कनाडा की राजधानी ओटावा में ट्रूडो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। ओटावा में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के चलते भारत समेत कई देशों के उच्चायोग ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय उच्चायोग ने कनाडा में रहने वाले नागरिकों और भारत से आने वाले नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसके अलावा भारतीय उच्चायोग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए कनाडा में रहने वाले या यहां आने वाले की योजना बना रहे भारतीयों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार ने सभी भारतीयों को विरोध प्रदर्शन से दूर रहने और ऐसे इलाके में नहीं जाने की सलाह दी है। उधर न्यूजीलैंड में भी कोरोना प्रतिबंधों और वैक्सीनेशन के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। राजधानी वेलिंगटन में प्रदर्शनकारियों की फ्रीडम कॉन्वॉय की वजह से संसद के चारों ओर सड़कें ब्लॉक रही। न्यूजीलैंड सरकार की सख्त कोविड महामारी नीतियों के विरोध में सैकड़ों कारें, ट्रकों के जरिए हजारों लोग वेलिंगटन में इकट्ठा हुए। इस वजह से राजधानी में संसद के आसपास के इलाकों में ट्रैफिक जाम देखने को मिला। न्यूजीलैंड में पुलिस, डॉक्टर और सैनिकों के लिए वैक्सीन को अनिवार्य कर दिया गया है। न्यूजीलैंड में एक पास सिस्टम भी लागू किया गया है जिसके तहत वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों को कुछ जगहों पर एंट्री नहीं दी जा रही है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल एरिक कुरेली ने सांसदों को आगाह किया है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो इससे सीरिया सहित पश्चिम एशिया में व्यापक अस्थिरता पैदा होने की आशंका है। लेफ्टिनेंट जनरल एरिक कुरेली ने स्पष्ट किया कि ईरान, अमेरिका और इस क्षेत्र में सहयोगियों के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। उन्होंने पश्चिम एशिया में शीर्ष अमेरिकी कमांडर के पद के लिए सीनेट में सुनवाई के दौरान सदन की सशक्त सेवा समिति से कहा कि चीन मध्य कमान क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ा रहा है और वहां किए जाने वाले खर्च का विस्तार कर रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल कुरेली ने यहां बात ऐसे वक्त पर कही जब यूक्रेन संकट का निपटारा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कवायदें तेज हो गई हैं। इस कोशिश के तहत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मॉस्को जाकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। उनके साथ चर्चा करने के कुछ घंटों के बाद मैक्रोन ने कीव जाकर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ भी मुलाकात की। उधर कोलंबिया में एक रिहायशी इलाके में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन के कारण कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है और 35 अन्य लोग घायल हो गए हैं। प्रशासन ने सचेत किया है कि इलाके में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है और उन्होंने लोगों से इस जगह को खाली कर देने की अपील की है। भूस्खलन के कारण जो घर प्रभावित हुए हैं उनमें से अधिकतर लकड़ी के बने थे और बचाव दलों ने 60 से अधिक घरों को खाली करवाया है। कोलंबिया के राष्ट्रपति इवान ड्रिके ने मृतकों के परिजन के प्रति संवेदनाएं जताई हैं। और अब चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती की तस्वीरों के साथ। मुझे अभी दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। जो नर मैया जी को